Good morning, student. Today we'll discuss the next topic, that means the thermal energy, intermolecular forces but with thermal interaction. ठीक है बेटा। तो सबसे पहले ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको मैं याद करा दूँ, जिस स्टूडेंट ने 9th क्लास का चैप्टर 1 पढ़ा होगा, चैप्टर 1 चैप्टर 2 मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर वाला जो चैप्टर है, वो अगर आपने पढ़ा होगा तो उस स्टूडेंट्स के लिए ये वाला जो कुछ टॉपिक्स आने वाले हैं वो इजी रहेगा। क्यों बेटा? इसमें हमने दो चीज़ों की बात करनी, एक काइनेटिक एनर्जी की, याद होगा काइनेटिक एनर्जी क्यों होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी के भी मोशन के लिए। एक होता है थर्मल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है बेटा। तो पहले हमने पढ़ना है थर्मल एनर्जी, फिर थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच में हमने थर्मल एनर्जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के रिगार्डिंग पढ़ना है। ठीक है। थर्मल एनर्जी क्या होता है? थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम द मोशन ऑफ इट्स एटम एंड मॉलिक्यूल। थर्मल एनर्जी वो एनर्जी होता है जो किसी भी एटम और मॉलिक्यूल के बीच में क्या लाता है, मोशन लाता है। इट इज़ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसका मोशन बढ़ेगा, यानी उतनी तेज़ी से वो मूव करेगा। ठीक है। इट इज़ द मेजर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर and thus responsible for the movement of particle. दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल का थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंट्रैक्शन क्या होता है। जैसे कि हमने बेटा प्रीवियस क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, जो किसी भी एटम मॉलिक्यूल को एक साथ जोड़ के रखता है। वही थर्मल एनर्जी क्या होता है, जो उनको मोशन में लाने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, मतलब कि थर्मल एनर्जी वो जो उनको अपार्ट करता है, टेंड्स टू कीप अपार्ट, मतलब एक दूसरे से दूर भेजता है, और ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो उसको पास करके रखता है। ठीक है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर रिजल्ट द बैलेंस बिटवीन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थर्मल एनर्जी। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, मतलब लिक्विड, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स। अब देखो बेटा, अब ये मुझे नहीं लगता आपको इतना डिटेल्स में बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है गैसेस में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, इसलिए क्या होता है, इनमें मूवमेंट काफ़ी तेज होता है और ये काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर प्रेजेंट होता है। वैसे ही जब आप इसके तरफ जाओगे सॉलिड की तरफ, इसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होता है और इसलिए ये क्या होता है, आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है बेटा, और ये क्या बनाते हैं, सॉलिड। ठीक है, प्रीडोमिनेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन, मतलब जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा वो है सॉलिड, और जिसमें क्या है थर्मल एनर्जी ज़्यादा वो है गैसेस। ठीक है। When the molecular interaction are very weak, molecule do not cling together to make liquid or solid unless thermal energy reduces by lowering the temperature। क्या बोल रहे हैं कि जब मोलिक्यूलर अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा वीक होगा तो एक तो क्या होगा, ना वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाएगा ना सॉलिड। ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या होगा, थर्मल एनर्जी काफ़ी कम होगा। ठीक है, थर्मल एनर्जी कम होगा। ठीक है, गैसेस डू नॉट लिक्विफाइड ऑन कंप्रेशन। याद रखना, गैस जो होता है, अगर आप ये सोचते हो गैस सिर्फ कंप्रेस करने से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। उसके अंदर कुछ और फोर्सेस भी होता है जो बेटा रिस्पॉन्सिबल होता है इनको लिक्विड बनाने में। ठीक है, ऑल्दो मॉलिक्यूल्स कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोज आ जाता है जब हम कंप्रेशन करते हैं। मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, जब हम कंप्रेशन करते हैं तो ये मॉलिक्यूल पास आना शुरू होता है, पास आना शुरू होता है, पास आना शुरू होता है, और ये काफ़ी कम क्लोज आ जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। ठीक है। However, when the thermal energy of molecule reduce by lowering the, मतलब अगर थर्मल एनर्जी किसी मॉलिक्यूल का रिड्यूस हो जाए, कब, जब टेम्परेचर कम करने से, द गैस कैन बी वेरी इजीली लिक्विफाई। मतलब क्या करते हैं, मतलब इनका मतलब क्या है कि अगर आप ये सोचते हो सिर्फ कंप्रेस करने से ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। थर्मल एनर्जी को कम करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के थर्मल एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, थर्मल एनर्जी रिड्यूस करते हैं किससे, उस मॉलिक्यूल के टेम्परेचर को कम करके। ठीक है, द गैसेस कैन बी वेरी, तो इससे क्या होता है, गैसेस वेरी जल्दी, काफ़ी जल्दी क्या होता है, लिक्विफाई हो जाता है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि प्रीडोमिनेंट फोर्सेस की बात करें तो थर्मल एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन एनर्जी सब्सटेंस इन 3 स्टेट्स। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले वो फोर्स जिसमें क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये एरो का मतलब है कि एक वो जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हो, वो है सॉलिड। ठीक है बेटा, इस तरफ एरो जा रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा सॉलिड में, तो वो जिसमें थर्मल एनर्जी ज़्यादा है वो है गैस। ठीक है, क्लियर है आपको दोनों। वी हैव लर्न द कॉज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ, हम इसके बाद लर्न करेंगे कि रीज़न क्या है। हमने 9th में ये तो पढ़ा था कि ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी
और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनको पास लाना या दूर भेजने में, ठीक है। बट आपने पूछना, अब हमने जो मेन पढ़ना है थोड़ा सा उसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि एक्चुअल रीज़न क्या है कि ये पास होते हैं क्यों होते हैं या दूर होते हैं तो क्यों होते हैं। नाउ वी लर्न अबाउट द गैसेस एंड लिक्विड स्टेट, मतलब इनके रूल्स पढ़ने हैं, ऐसा क्यों होता है या इनकी मतलब इन्वेंशन किसने की, ठीक है बेटा। और इसके रिगार्डिंग और थोड़ी और हायर स्टडी करेंगे, कब पढ़ेंगे हम इसको रिगार्डिंग, +2 में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर, हम सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज पढ़ेंगे गैस स्टेट, इसके रिगार्डिंग कुछ लॉस भी है वो भी पढ़ेंगे हम। और मैंने बेटा आपको नोट्स भी सेंड कर दिया, जैसे कि आपको याद होगा तो आप बेटा नोट्स से भी कर सकते हो वो सारे टॉपिक्स जो मैं आपको यहाँ से कर रहा हूँ। जहाँ आपको जहाँ ईजी लगे, यहाँ से ईजी लगे यहाँ से कर लेना, नोट्स से ईजी लगा नोट्स से ईजी लगा, ठीक वहाँ से कर लेना, ठीक है बेटा। जैसे वॉयल्स लॉ है, कोई लॉस है तो उनके मेनली जितना वो बताऊँगा आपने सिर्फ उतना ही करना है, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट स्टेट्स ऑफ मैटर थ्रू आउट आवर लाइफ, वी रिमेन इमर्स इन द ओशियन ऑफ एयर, ठीक है बेटा। गैस स्टेट क्या है, सबसे सिंपल स्टेट है, ठीक है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, और क्या है ये मतलब सिंपल बोल रहे हैं कि हम थ्रू आउट अपने लाइफ जो होते हैं हमारे आसपास क्या प्रेजेंट होता है, गैस प्रेजेंट, और वो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं। वी स्पेंड अवर लाइफ लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हम अपना लाइफ जो स्पेंड करते हैं ट्रोपोस्फेयर के नीचे स्पेंड करते हैं, और ये विच इज़ द हेल्ड टू द सरफेस ऑफ अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये क्या होता है सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब एक चीज़ आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में, अगर हमारे आसपास इन्वायरमेंट प्रेजेंट है मतलब वो अपने प्लेस पे प्रेजेंट रहता है, उसके पीछे यही रीज़न है कि ग्रेविटी उसको अपने तरफ ऑलवेज पुल खींच के रखता है, ठीक है। तो अगर आप स्पेस में जाते हो या किसी और मतलब प्लैनेट्स पे हम अगर जाते हैं, हम बोलते हैं मून की एग्जांपल ले लो, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, रीज़न क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटी वहाँ पे अर्थ के मुकाबले 6 टाइम वीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे कि इतना पावर नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर को अपने तरफ खींच के रखे, बट यहाँ पे ऐसा है तो वो एटमॉस्फेयर जो हमारे ये ट्रोपोस्फेयर्स को होता है वो अपने प्लेस पे रखता है, इसमें हमारा हेल्प कौन करता है, ग्रेविटी, ठीक है। द थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज अ वाइटल टू लाइफ, वाइटल मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता अर्थ पे। और ये शील्ड करता है हमारी बॉडी या ये शील्ड करता है अर्थ को, अर्थ सरफेस को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, मरीन लाइफ्स को, ह्यूमन बींग्स को, सभी को किससे, हार्मफुल रेडिएशन से। अगर ये लेयर्स हमारे ऊपर हट जाए, मतलब ओजोन लेयर हट जाए, ये जो 4 लेयर होते हैं ये भी हट जाए, तो आप हम ज़्यादा हम क्या करेंगे, जो स्पेस से आ रही हुई रेडिएशंस है उससे ज़्यादा हम थोड़े दिन ही जिंदा रह पाएंगे, और हमें कई सारी बीमारियाँ हो जाएंगी, और हौली हौली क्या होगा, इंसान एवं की सब कुछ ख़त्म हो जाएगा हमारे आसपास से, ठीक है। आप जैसे कि आजकल हम देखते हैं किसका, मंगल ग्रह, हिंदी में सुन लो, मंगल ग्रह देखते हैं। मंगल ग्रह पे आप देखोगे ना चारों तरफ क्या है, रेड रेड कलर के सॉइल है और बिराना है, कुछ नहीं है, कोई पेड़ कुछ नहीं। ये अगर ऐसा हो जाए ना हमारे अर्थ के साथ भी कि एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाए, तो आप याद रखना ज़्यादा 1 या 2 ईयर भी नहीं लगेगा, हम ख़त्म हो जाएंगे। इंसान तो बहुत जल्दी ख़त्म होगा, बाकी चीज़ों ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट ख़त्म हो जाएंगे हम टाइम के साथ। कुछ सालों में ही अर्थ हमारा मंगल ग्रह की तरह हो जाएगा रेड, क्योंकि वहाँ कुछ होगा, यहाँ बचेगा ही नहीं कुछ, और सूरज से इतनी तेज़ रोशनी आएगी कि मिट्टी रेड हो जाएगी, ठीक है। लेट अस नाउ फोकस अवर अटेंशन ऑन द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। अब हम अटेंशन अपना कहाँ फोकस कर रहे हैं, बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन गैसेस स्टेट अंडर नॉर्मल। अब वो कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो नॉर्मल कंडीशन पे भी गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ए लुक द पीरियोडिक टेबल, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे, ज़्यादा दूर नहीं जाना, पीरियोडिक टेबल के पास जाओ तो आप क्या देखो, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है, ग्रुप 15 में क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और ये सारे गैसेस है, और ये सभी 11 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में जो किस में एग्जिस्ट करता है, गैसेस में। पहला क्या है, अगर करेक्टरिस्टिक्स पढ़ो इसके, तो ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, गैसेस exert प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन सॉलिड, और लिक्विड होता है डेंसिटी कम होती है। वॉल्यूम और शेप ऑफ गैस की बात करें, फिक्स नहीं होता है, जिस कंटेनर में डालोगे वैसा वॉल्यूम शेप ले लेगा। गैसेस को मिक्स कर सकते हैं दूसरों के साथ कम्प्लीटली, ठीक है बेटा। कोई भी मैकेनिकल मतलब कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हुए गैसेस को आप दूसरे गैसेस का मिक्स कर सकते हो किसी भी रेशियो में, ठीक है। सिंप्लिसिटी ऑफ गैसेस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस मॉलिक्यूल निग्लिजिबल।
अब ये सभी ऐसा होता क्यों गैसेस को हम किसी से, अब देखो लिक्विड को, अब लिक्विड के साथ इवन आप ये भी नोट करते होगे कई सारे ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो दूसरे लिक्विड से मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे पेट्रोल डीजल वाटर से मिक्स होता है, बट मैंने यहाँ बोला कि 11 तरह का अगर हमारे पीरियोडिक टेबल में गैसेस प्रेजेंट है तो आप 11 के 11 को एक दूसरे से मिला सकते हो। तो ऐसा क्यों, ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम ऐसे कैसे मिला सकते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके इसी पीछे रीज़न है बेटा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं इनमें वो जीरो के बराबर होता है। क्या होता है? जीरो के बराबर होता है। दिस बिहेवियर इज गवर्न बाय द सैम्पल सेम जनरल लॉस विच इज डिस्कवर द रिजल्ट द एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो इसके रिगार्डिंग क्या है, कुछ लॉस है, कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ अपने रूल्स दिए, उसके रिगार्डिंग हम ये सभी चीज़ प्रूव कर पाए। जो मैं बोल रहा हूँ अब वो ये नहीं होता, वो किसी की पहले किसी की सोच थी, फिर किसी ने इसकी प्रूफ भी दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया। ऐसे साइंस में कोई भी चीज़ बस बोलने से नहीं माना जाता जब तक उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना हो, ठीक है। द लॉस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज गैसेस, सम ऑफ दिस प्रॉपर्टी लाइक जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल डिस्क्राइब द स्टेट्स ऑफ गैस। इंडिपेंडेंस ऑफ दिस वेरिएबल लीड्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ गैस लॉस, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे गैस लॉ के बारे में, गैस लॉस, ठीक है बेटा। इसमें हम बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लॉस है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। द गैस लॉ वी विल स्टडी नाउ द रिजल्ट ऑफ रिसर्च कैरिड द सर्वल सेंचुरीज ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। मतलब अब हम उसके रिगार्डिंग पढ़ने जा रहे हैं कि जो साइंटिस्ट ने सैकड़ों साल, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर लगा के अपनी मेहनत किया और उस चीज़ को प्रूव किया, आज हमें वो चीज़ बुक में मिल रहा है, मतलब पका पकाया खीर हमें बुक में मिल रहा है आज उसे हम पढ़ के। एक आप खुद सोचो बेटा, आज से 100 ईयर पहले केमिस्ट्री का नामो निशान नहीं था, ज़्यादा नहीं बेहतर जाना 150 या 150 ईयर्स, मतलब 100 ईयर पहले ये पीरियोडिक टेबल ही हमारे सामने नहीं था, ठीक है। ये बनाया गया, ये 100 ईयर्स ऑफ मेहनत है लोगों की, जो आज हमें बुक में मतलब पका पकाया मिल रहा है। इनमें कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे कि एंग्लो एरिस साइंटिस्ट था रॉबर्ट बॉयल, स्टार्टिंग इनका था, जो 62 में इन्होंने लॉ दिया था, ठीक से बॉयल्स लॉ दिया गया। देखो कितना पुराना लॉ है, फिर भी आज हम पढ़ रहे हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू होता है तो इसी लॉ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने हॉट बैलून, कुछ मतलब कि लेटर द अटेम्प्ट टू फ्लाई इन एयर विद द हेल्प ऑफ हॉट बैलून्स, जैकब चार्ल्स थे, ठीक है। जोसेफ लुईस आए, गेल ल्यूसन आए, डिस्कवर किया कुछ गैसेस लॉ। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एवोगैड्रो था, कुछ अदर साइंटिस्ट भी आए, उन्होंने हमें गैसेस स्टेट्स और उनके रिगार्डिंग काफ़ी सारे लॉस दिए, ठीक है बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, सबसे पहला लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ। आज बॉयल्स लॉ का थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने इसके रिगार्डिंग जो पूरी स्टडी करना है वो नेक्स्ट लेक्चर से करना है। ऑन द बेसिस दिस रॉबर्ट बॉयल रीच द कंक्लूजन दैट एट कांस्टेंट, उन्होंने क्या बोला कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर और जब प्रेशर फिक्स, एक कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स अमाउंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो बेटा, ये डेफिनेशन हो सकता है कि आपको यहाँ से थोड़ा क्लियर ना हो, तो इसके रिगार्डिंग जो नोट्स भेजे मैं अपने वहाँ से कर लेना। ये क्या बोलता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक फिक्स प्रेशर पे क्या होता है कि द फिक्स प्रेशर ऑफ अमाउंट ऑफ गैस क्या होता है, वेरी करता है इन्वर्सली विद इट्स वॉल्यूम। मतलब क्या है इन्वर्सली, मतलब क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, अगर प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है बेटा। इन्वर्सली वर्ड का मतलब होता है ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, बी घटेगा तो ए बढ़ेगा, ठीक है। और कहीं डायरेक्टली वर्ड आ जाए तो ए के साथ बी बढ़ेगा, बी के साथ ए बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/v, इसमें टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स बेटा कांस्टेंट है, याद रखना। अगर ये जब भी पढ़ोगे टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखेंगे। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको हटाने के लिए K1 यूज़ किया। K1 क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट हटाने के लिए हमने K1 लिखा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ K1 डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ गैस है, ठीक है बेटा। अपने बॉयल्स लॉ लिखना है तो पहले डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन यहाँ से
लिख सकते हो, ये लिख देना, ये भी ठीक होगा। जो नोट्स भेजे वहाँ से देख लेना, वो इजी लगता है वहाँ से कर लेना, ठीक है। आपने यहाँ तक करना है, ठीक है। आपने ये आपका यहाँ पे डेफिनेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। K1 डिपेंड करेगा कितना अमाउंट ऑफ गैस है, टेम्परेचर ऑफ गैस कितना है, एंड द यूनिट ऑफ PV, ठीक है, यहाँ तक। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो आप क्या लिखोगे, PV इक्वल टू K1, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स। इसका मतलब क्या है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप प्रोडक्ट देखोगे किसका, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम देखोगे वो भी क्या होगा, किसी गैस का कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपको। थोड़ा आगे जाते हैं। इफ़, ये तो वो था कि जब हमने रीअरेंज किया, तो ये भी आपको यहाँ तक पता लग गया। इफ़ ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, मान लो कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ आप गैस लेते हो, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है V1, ठीक है। मतलब क्या बोला मैंने, आपने एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस लिया, ठीक है। जब आप गैस ले रहे हो एक चीज़ याद रखना, आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, ठीक है। टेम्परेचर नहीं बढ़ना घटना चाहिए। आपको पता है टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ना करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा काइनेटिक एनर्जी घटेगा, तो वो बढ़ेगा घटेगा तो उनके बीच में मोशन आएगा, मतलब स्पीड बढ़ेगी गैस के आयंस के बीच में। मतलब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो मूवमेंट ऑफ मतलब मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी, एटम्स जो गैस मॉलिक्यूल्स के होंगे तेजी चलने लग पड़ेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना। फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर T अगर लेंगे तो अगर उसका वॉल्यूम कोई ना कोई V1 होगा ना, मतलब क्या अगर कोई आप कांस्टेंट गैस लेते हो, टेम्परेचर फिक्स है आपका, तो वॉल्यूम, अगर वो गैस कोई ना कोई वॉल्यूम लेगा उसको V1 मान लो, ठीक है, और उसका प्रेशर P1 होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वॉल्यूम V1 लेगा एट प्रेशर P1, ठीक है। मतलब मान लो उस पर थोड़ा प्रेशर लगाते हो, एट प्रेशर P1 अंडरगो एक्सपेंशन, मतलब वो बड़ा होना या छोटा होना, मतलब एक्सपैंड करना, मतलब बड़ा होना शुरू होगा। बड़ा होना मतलब कि अगर आप किसी गैस पे प्रेशर लगाते हो, मान लो ये मॉलिक्यूल है, आप इस पर प्रेशर लगा रहे हो, अब दोनों तरफ से प्रेशर लगा रहे हो, तो आप खुद देखो ये क्या हो रहा है, चिपटा होना शुरू हो रहा है, मतलब कि एक्सपेंशन शुरू हो रहा है ना। जब कंप्रेस कर रहे हो तो एक्सपेंशन शुरू हो रहा है, मतलब जब आप कंप्रेस करने का मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल को कंप्रेस कर रहे हो, वो आपस में जुड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। सो डैट द वॉल्यूम बिकम V2, ठीक है। मतलब क्या है कि पहले जब आपने कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे लिया तो वॉल्यूम V1 था, उसके बाद क्या बोल रहा है कि जब आप प्रेशर लगा रहे हो तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम बदलता गया, ठीक है बेटा। पहले वॉल्यूम V1 था, बट जब आपने प्रेशर लगा लिया तो वॉल्यूम कुछ चेंज हुआ, कंप्रेस करने के बाद एक्सपेंशन है, तो उसे हमने क्या ले लिया, V2 ले लिया, ठीक है बेटा। और जब प्रेशर लग गया, मान लो पहले प्रेशर एग्जांपल के लिए 5 था, बट आपने प्रेशर बाद में लगाया, जब बढ़ाते आपने 8 तक प्रेशर लगाया, तो P1 क्या था, 5 था, अगर P2 फिर लगा दिया तो वो 8 हो गया। मतलब क्या हुआ, पहले कुछ प्रेशर था, बाद में प्रेशर भी चेंज हुआ। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। आपने एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर T लिया, ठीक है, आपने फिक्स अमाउंट ऑफ गैस लिया, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, ठीक है, टेम्परेचर नहीं बदलना है, ठीक है। उसका वॉल्यूम V1 था, फिर आपने प्रेशर लगाना शुरू किया P1। जब आपने प्रेशर लगाया तो पहले वॉल्यूम V1 था, फिर वॉल्यूम बदला, फिर वॉल्यूम V2 हुआ। समझ गए ना, किसी चीज़ पे प्रेशर लगा रहे हो, पहले आप जैसे कि आटा का डो होता है, डो ऐसे था, फिर प्रेशर लगाया तो डो का शेप चेंज हुआ, मतलब जो पहले वॉल्यूम था उसके मुकाबले जो प्रेशर लगाने के बाद वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। जब वॉल्यूम चेंज हुआ तो आप खुद देखो, प्रेशर आप पहले P1 लगा रहे थे, फिर प्रेशर बढ़ाते गए तो वो P2 हो गया, ठीक है। तो ये लास्ट में हमारा बनता है वॉयल्स लॉ का, ये P1 इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये किसके बराबर आता है, कांस्टेंट का। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, P1 के नीचे P2, V1 के नीचे V1, ठीक है। क्लियर है, ओके बेटा। तो आज हमने इतना ही करना है। थैंक यू फॉर टुडे।